लेकिन एक चीज जो बार बार जो ये कि आप डेवलपमेंट एजेंडा की तरफ जा रहे हैं, आप बातें जो है लगातार जो है वह कर रहे हैं कि जो सो देश को कैसे आगे लेकर जाया जाए। लेकिन जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से लगातार ये देखने में आ रहा है कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो है मायावती हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, लगातार वो आप पर हमले कर रहे हैं और व्यक्तिगत नेचर के। आखिर ये चुनाव लड़ा कैसे जा रहा है? एक तो उनको पूछना चाहिए कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या बैंक्रप्सी है कि वे देश के सामने अपना विजन नहीं दे पा रहे हैं। वो किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं, युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, गांव के लिए क्या करना चाहते हैं। 21वीं सदी का हिंदुस्तान विश्व में उसकी जगह क्या होगी, ये भी उनका प्रधानमंत्री का व्यक्ति कौन होगा वो भी नहीं बता पा रहे हैं। इनका एक का भी कोई नारा नहीं, बिखरे हुए लोग हैं। न वो उनका चुनाव में जनता कहीं नजर आती है और इसलिए बच खुच करके पब्लिसिटी पाने का अच्छे से अच्छा रास्ता होता है कि मोदी को गाली दो। वो एक ऐसा नाम उनके हाथ लग गया है कि कम से कम मोदी को गाली दोगे तो जरूर मीडिया वाले ले लेंगे, अखबार वाले छाप लेंगे। तो उनके लिए मोदी एक सहारा है और ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें मोदी विपक्ष का भी मुद्दा है। एनडीए का मुद्दा मोदी हो वो तो हम समझ सकते हैं, रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन विपक्ष का मुद्दा भी मोदी है। शायद देश में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा कि जहां जो जीतना चाहते हैं वहां भी मोदी की चर्चा है और जो हराना चाहते हैं उनके दिमाग में भी मोदी भरा पड़ा है। मोदी सर, इसमें एक ही सवाल उठता है कि जब हम लोग लगातार आपका चुनाव कवर करते आ रहे हैं, 2002 में देखा, 2007 में देखा, 12 में देखा, 14 में देखा, 2002 में आपकी जाति को लेकर सवाल कांग्रेस ने उठाए थे। अब भी आपके ऊपर सीधे हमले हो रहे हैं, मायावती कई तरह के सवाल उठा रही हैं, आपने सुना भी होगा। तो इससे दो सवाल उठते हैं, एक तो इसको झेलने का धैर्य कहाँ से आता है और दूसरा आपके नाम से काम से आपका नाम क्यों पसंद आता है विपक्ष को? जहां तक जाति का सवाल है, मैं गुजरात में इतने साल रहा, किसी को मेरी जाति का पता नहीं है, न मेरा जाति से कोई लेना देना रहा। और मुझे लगता है कि अगर कोई कहे तो मेरी जाति गरीब की जाति है, मैं हर गरीब की जाति का हूं, हर गरीब मेरी जाति का है। और मैं मन से मानता हूं कि आजादी के इतने सालों के बाद हमारे गरीब का ये हाल मुझे बड़ा पेन करता है, बड़ा दर्द करता है। और ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। अगर उनके 10 साल के कार्यकाल में 25 लाख घर बनते हैं और मोदी के 5 साल के कार्यकाल में 1.5 करोड़ घर बनते हैं, अगर यही काम पहले हुआ होता तो आज न मोदी को शौचालय बनाने की मेहनत करनी पड़ती, न मोदी को आज घर बनाने की मेहनत करनी पड़ती, न मोदी को आज गांव में सड़क पहुंचाने की मेहनत करनी पड़ती। ये काम आजादी के पहले 25 साल में हो जाने चाहिए, नहीं हुए। ये बताएं कि कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, यानी जो गैर बीजेपी सरकारें हैं, लेकिन कहीं भी उस तरह की हिंसा देखने को नहीं मिल रही है जैसा कि पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। आपकी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, उनकी वहां पर रैली होती है, रोड शो होता है, उसके दौरान आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है। क्या है पश्चिम बंगाल में? आखिर वहां चुनाव इस खूनी स्तर तक क्यों लेकर जाया गया है? चुनाव आयोग क्यों निस्सहाय दिखता है? देश में जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जो न्यूट्रल है, उनके लिए उनका मौन ये सबसे बड़ा चिंताजनक है इस पूरे कार्यकाल में। क्योंकि सिर्फ मोदी के प्रति नफरत के कारण बाकी सब चीजें माफ कर देने का जो तरीका बन गया है, इसने देश का बहुत नुकसान किया। अब आप दो चीजें देखिए, हिंसा, आतंकवाद, मतलब कश्मीर का नाम आता है, लेकिन उस कश्मीर में पंचायतों के चुनाव हुए, 30,000 के करीब लोग मैदान में थे, एक पोलिंग बूथ पर एक भी हिंसा की घटना नहीं। उसी कार्यकाल में बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। जो जीतकर आ गए उनके घर जला दिए गए, जो जीत करके आए उनको झारखंड या अन्य राज्यों में जाकर के 3-3, 4-4 महीने मुंह छुपा के रहना पड़ा। उनका गुनाह यही था, वो जीत करके आए थे। उस समय ये लोकतंत्र की बातें करने वाले लोग न्यूट्रल चुप रहे। वहां की भारतीय जनता पार्टी भी आवाज उठाती रही, वहां की कांग्रेस भी आवाज उठाती रही, वहां की लेफ्ट पार्टी भी आवाज उठाती रही,
पार्लियामेंट में भी कांग्रेस ने, बीजेपी ने, लेफ्ट ने, सबने आवाज उठाई, लेकिन जो लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं वो चुप रहे। इससे उनको बल मिलता गया। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जाए तो उनका हेलीकॉप्टर तक लैंड न कर दिया जाए, लास्ट मोमेंट सभा कैंसिल कर दी जाए। अभी परसों भी प्रधानमंत्री की सभा कैंसिल की थी, रात 9 बजे परमिशन मिली। उसके 2 दिन पहले अमित भाई शाह की सभा कैंसिल कर दी थी। तो ये पूरी तरह लोकतांत्रिक है। और उसका कारण यह है कि उनको बीजेपी का भय नहीं है, उनको लेफ्ट का भय नहीं है, उनको कांग्रेस का भय नहीं है। ममता जी को स्पेशली और टीएमसी को बंगाल की जनता का भय है। उनको लगता है कि अगर बंगाल की जनता इस सच के साथ मुकर करके निकल पड़ी तो उनका भविष्य तार-तार हो जाएगा। और इसलिए जो लड़ाई है वो बंगाल सरकार, बंगाल टीएमसी पार्टी, टीएमसी के गुंडे, ये तीनों की जो जुगलबंदी है उसकी जनता के खिलाफ लड़ाई है। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। मोदी सर, इसमें एक और सवाल उठता है, आप प्रचारक से लेकर प्रधानमंत्री हमेशा आप जनता के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहे। 5 साल भी आप लोगों के बीच प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी आपने हर रोज वक्त निकाला जनता के बीच आने का। अब आखिरी चरण के चुनाव आ चुके हैं, क्या फोरकास्ट है? अकेले दम पर बीजेपी एनडीए या सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी? पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक सीटों से विजयी होकर के आएगी। वोट शेयर भी बढ़ेगा, मार्जिन भी बढ़ेगा और भौगोलिक रूप में क्षेत्र भी बढ़ेगा। यानी एक प्रकार से हमारा ये बहुत ही ग्लोरीफुल विक्ट्री होगी, ये मैं देख रहा हूं। और उसका कारण क्या है? इसलिए नहीं है कि बीजेपी की कोई रणनीति है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। आप हैरान होंगे, इस बार चुनाव के जितने भी नारे आए हैं बीजेपी की तरफ, वो सारे जनता की तरफ से आए। हमारी कोई पीआर एजेंसी या हमारी पार्टी के कोई नारा ही नहीं बनाए। अब आएगा तो मोदी ही, ये मैंने जनता से सुना। तो लोग अब कोई चुनाव जनता लड़ती हो, ये अभूतपूर्व घटना है। दूसरा, एनडीए के साथ ही भी उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, उनकी सीटें बढ़ेगी, उनका मार्जिन बढ़ेगा और उनकी ताकत भी बढ़ेगी। तो रीजनल एस्पिरेशंस के लिए भी एक अच्छा वातावरण बनेगा। आप जो कह रहे हैं, क्या इस बीच एक बड़ी चर्चा और खासतौर पर आपके विरोधी कह रहे हैं, कई सारे बड़े इंटरनेशनल पब्लिकेशन कह रहे हैं कि यह जो सो भारत का सबसे पोलराइज चुनाव है स्वतंत्र भारत के इतिहास में और आप सबसे बड़े डिवाइडर हैं। इस तरह की जो इमेज क्रिएट की जा रही है, कौन लोग हैं, क्या उद्देश्य है और क्यों ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई ऐसा है? मैं समझता हूं कि छवि बनाने वाले तो मेरी 20 साल से छवि बनाने बिगाड़ने में बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें उनकी छवि खराब हो गई। जो मेरी छवि बिगाड़ने में आए उनकी छवि है, तो मुझे उन पर दया होती है। लेकिन क्या ये डिवाइड वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल? अगर है तो, मैं नहीं मानता हूं है। अगर है तो डिवाइडर वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है भी? तो आज गरीब पोलराइज हो गया, जाति का बंधनों से बाहर आ चुका है और गरीब सीधा सीधा मोदी से आइडेंटिफाई हो गया। अगर गरीब मिलकर के खुद का भी भला करना चाहता है, देश का भी भला करना चाहता है, तो दुख किस बात का है? क्यों ऐसे लोग दुखी होते? गरीब अगर जात पात से बाहर आया है, पंथ संप्रदाय से बाहर आया है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आया है, अपने बच्चों के भविष्य में वो देश का भविष्य देख रहा है, तो अच्छी चीज है, इसका गर्व करना चाहिए। सर, कांग्रेस का एक परिवार है, परिवारवाद पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इस बार नॉमिनेशन में देखा गया कि प्रियंका के बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी नॉमिनेशन में आ रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी का परिवार है जिसको कोई जानता तक नहीं, कोई राजनीति भी नहीं है। तो कितना दूर है परिवार को राजनीति से दूर रखने का? बड़ा मुश्किल काम है, जो वो लोग दूर नहीं रख पाते, आप दूर रख पाते हैं। ये उनको पूछना चाहिए। मेरा मुद्दा कोई परिवार है ही नहीं। मैं बाबा साहब आम्बेडकर का एक विद्यार्थी हूं और एक विद्यार्थी के नाते बाबा साहब आम्बेडकर को जितना मैंने समझा है, मैं दावा तो नहीं करता कि इतने महापुरुष को मैं समझ लूं, लेकिन जितना समझा है, बाबा साहब आम्बेडकर हमेशा कहते थे कि लोकतंत्र का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वंशवाद है। ये वंशवाद बहुत खतरनाक है और दुर्भाग्य से देश में कांग्रेस भी वंशवाद की तरफ चलेगी और कांग्रेस गोत्र से जितने लोग बाहर निकले वे भी वंशवाद की तरफ चलेंगे। ये सबसे बड़ा संकट है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। राजनीति, लोकतंत्र में राजनीतिक दल
लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उभरने चाहिए। कोई भी व्यक्ति उस पार्टी का नेतृत्व करे, पार्टी की निर्णय प्रक्रिया में हो, ये स्थिति बननी चाहिए। आपकी जो 5 साल की जो उपलब्धि है उसमें एक बड़ी उपलब्धि विदेश के मोर्चे पर जो भारत का की जो साख बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय छवि बढ़ी, जिसके तमाम रिफ्लेक्शन है। खासतौर पे जो इस्लामिक वर्ल्ड है, खासतौर पे मिडिल ईस्ट की बात करें, 10 देशों से भी ज्यादा की आपने यात्रा की। 4 मुस्लिम देश हैं जिसमें कि सऊदी अरब से लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात तक उन्होंने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको सौंपे। लेकिन जब देश की बात आती है, आज भी आपको जो है मुस्लिम विरोधी करार दिया जाता है, आपको आज भी उसी नजरिए से पेश करने की कोशिश की जाती है। क्या वाकई मुस्लिम समाज आपसे परेशान है, दुखी है, आपसे डरता है, या ये नैरेटिव जो है वो पिछले 1.5-2 दशक से ऐसे ही आपके सामने एक वोट बैंक की राजनीति करने वालों की मोडस ऑपरेंडी देखिए, वोट बैंक की राजनीति करने वालों की मोडस ऑपरेंडी देखिए। पिछले 70 साल से मुसलमानों को डराने के लिए अलग अलग समय पर उन्होंने अलग अलग पात्र ढूंढे, अलग अलग संस्थाएं ढूंढी है, अलग अलग व्यक्ति ढूंढे हैं और उनको गाली दे करके, उनका भय पैदा करके मुसलमानों को डराया गया। उनका काम ये था कि मुसलमानों में से अच्छे नेतृत्व पैदा हो। जैसे हम अब्दुल कलाम जी को लेकर के आए थे, राष्ट्रपति बनाया था। इस दिशा में अगर वो जाते तो देश की एकता को ताकत मिलती। तो उनके लिए मोदी का नाम का उपयोग सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए है। जहां तक मेरा सवाल है, हम तो एक ही संस्कार लेकर के आए हैं, एक ही मंत्र लेकर के आए हैं, सबका साथ सबका विकास। जब मैं बिजली देता हूं तो मैं सरकार को सूचना करता हूं, भाई गांव में एक तरफ से शुरू करो, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर। मान लीजिए इस साल 25 घर का बजट है तो पहले 25 को दो, अगले साल 25 का बजट आएगा तो 26 से 50 को दो। किस जाति का है, किस पंथ का है, मत पूछो। यही देश का भला करेगा। वाराणसी का कायाकल्प बहुत बड़ा उदाहरण है लोगों के सामने। फ्लाईओवर्स बन गए हैं, घाटे साफ हो गए हैं, और ये बहुत बड़ा उदाहरण है पूर्वांचल के सामने भी। हर राज्य, हर क्षेत्र चाहता है कि वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी बने। क्या वाराणसी का असर आसपास के तमाम जिलों पे भी पड़ेगा, पूर्वांचल पे पड़ेगा, यूपी पे पड़ेगा? सवाल वीवीआईपी शब्द ठीक नहीं है। देश में आपको काम करना है तो मॉडल खड़े करने चाहिए, स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए। अब जैसे गुजरात में मैं था तो साबरमती रिवर फ्रंट बनाया, अब वो एक मॉडल बना तो देश में अलग अलग लोग उसमें से करते। अब वो एक मोदी वहां था इसलिए बना, इसकी क्रेडिट देने के बजाय देश बदलना है तो कैसे बदलेंगे, हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। और मेरी कोशिश ऐसी है कि अब हमारे देश को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करना चाहिए, ग्लोबल बेंचमार्क के अनुरूप करना चाहिए। और पुराने जमाने की सोच, मरी पड़ी सोच नहीं चलेगी। आपने कहा कि आराम से फिर से सरकार बनने जा रही है आपकी, लेकिन एक बड़ा जो सवाल देखने को आ रहा है, बार बार जो मुद्दा उछल रहा है कि ईवीएम पर विपक्ष जो है जानबूझकर अटैक कर रहा है, चुनाव आयोग पर हमले हो रहे हैं। चुनाव आयोग पर यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग सबके खिलाफ कार्रवाई करता है, वह जो सो बीजेपी के खिलाफ नहीं करता और खासतौर पर आपके खिलाफ नहीं करता। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है कटघरे में खड़ी की जा रही है। क्या वाकई इस तरह की सिचुएशन है, या इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन जो कि डेमोक्रेसी को रन करने के लिए जरूरी है, चूंकि चुनाव महापर्व है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल यह किस तरफ जा रहा है? पूरे विश्व में भारत के इलेक्शन कमीशन का जय जयकार होता है। दुनिया आज जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, भारत की इलेक्शन प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन की हमारे ईवीएम मशीन, इसको बड़े आदर और गर्व के साथ देखता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन महान, ईवीएम महान, और हारते हैं तो सब संकट। ये जो तरीका बना है, और आपने देखा होगा पहले 3 चरण के चुनाव तक ईवीएम आया नहीं था, गालियां अकेली मोदी को पड़ती थी। चौथे 5वें चरण में 50-50% हो गया, 50% गाली मोदी को, 50% ईवीएम को। और छठे चरण के बाद 30% हो गया, 30% मोदी, 30% ईवीएम और 30% इलेक्शन कमीशन। तो ये उनके पराजय के लिए वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि अब ठिकाना किसके सर पर फोड़ा जाए। ठीक है, आखिरी सवाल, एक विकल्प तैयार करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में किस को तमाम विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है, लेकिन न अखिलेश आ रहे हैं, न मायावती आ रही, न ममता आ रही है। लेकिन विकल्प मोदी का तैयार करने का, कोई बीजेपी को हराने की बात नहीं करता है, सब मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। ये अपने को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, संकट से बचने के लिए खोज रहे हैं। इतनी बड़ी आंधी आई है, बचेंगे कैसे, इसके लिए उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है कि चलो भाई लड़ लिया, आमने सामने लड़ लिया। बंगाल में कांग्रेस को ममता ने गाली दी, कांग्रेस ने ममता को गाली दी, लेकिन अब 23 के बाद तो फिर मोदी आ रहा है,
मर जाएंगे, चलो यार कुछ करो, इसलिए 22 को इकट्ठे हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक आखिरी सवाल, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं इस तरह का मैराथन कैंपेन, ये गर्मी? जीता हूँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करने के लिए इस तरीके से जो है सो आप लगातार जो कैंपेन कर रहे हैं और ये जो नजारा है और उसके बीच ये चुनाव प्रचार, यह जो है जाहिर है मोदी की अदा, और ये पिछले एक तरह से